हेलो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है सेल का साम्य स्थिरांक। तो इस लेक्चर्स में अपन सेल के साम्य स्थिरांक से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, सब चीज़ों को अपन कवर करते हुए चलने वाले हैं। और सेल के साम्य स्थिरांक से संबंधित जो भी आरबीएससी बोर्ड है और अदर स्टेट बोर्ड है जिनमें क्वेश्चंस आते हैं, उस पैटर्न को भी अपन ध्यान रखते हुए इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो सेल का साम्य स्थिरांक क्या होता है, जैसा आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो, साम्य स्थिरांक जो केमिकल इक्विलिब्रियम 11th क्लास में अपन ने रासायनिक साम्य अवस्था चैप्टर पढ़ा है, तो वहां पे साम्य अवस्था अपन ने देखी थी। तो साम्य अवस्था का मतलब ये था कि ऐसा कोई पॉइंट जिसपे कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उसकी अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, समान। तो उस पॉइंट को बोलते हैं साम्य अवस्था। या फिर आप अदर बोलना चाहो, जो साम्य के गुण होते थे उनमें कि जो अभिकारक है और उत्पाद है, दोनों की सांद्रताएं स्थिर हो जाएं। स्थिर में वो समान भी हो सकती है, पर कंपलसरी नहीं है कि वो समान ही हो। तो अच्छा शब्द स्थिर बोलना होता है। सांद्रताएं क्या हो जाती है, स्थिर। जिस पॉइंट पे होती हैं वही क्या होता है, साम्य अवस्था। तो उसी के रिगार्डिंग अपन साम्य स्थिरांक ज्ञात करते हैं, पर इसको अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो आपका ये टॉपिक चल रहा है। तो साम्य स्थिरांक क्या होता है, तो जिसको पहले से कुछ पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इस टॉपिक के लिए आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि जो अपना सेल होता है उसमें अपन इलेक्ट्रोड बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोड में वैद्युत अपघट्य पदार्थ विलयन भरते हैं, उसमें आयन होते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, साम्य अवस्था पर सेल में आयनों की सांद्रता क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, साम्य अवस्था पर जो आपका सेल है, साम्य अवस्था पर सेल में आयनों की सांद्रता स्थिर हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और एक पॉइंट आप और ध्यान रखो, एवं इसको भी जानेंगे, एवं सेल का विद्युत वाहक बल या फिर आप सेल विभव भी बोल सकते हो, ई सेल का मान, या अपने आप में भी क्वेश्चन है, का मान शून्य हो जाता है। ये मान के चलो कि अगर सेल में जो अभिक्रिया हो रही है और साम्य स्थापित हो जाता है, तो उस सेल से विद्युत धारा प्राप्त नहीं होती है, सेल विभव का मान 0 हो जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, काम का है। सेल विभव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब देखो, अपन को कोई क्वेश्चन आए, कोई भी सेल दे देगा अपन को और उसका साम्य स्थिरांक ज्ञात करवा लेगा, तो उसको ज्ञात करने के लिए कुछ फॉर्मूला या इक्वेशंस होती होगी, तो उसको ड्राइव कैसे करते हैं वो भी अपन जानने वाले हैं। ये टॉपिक बेस है आपका नस्ट इक्वेशन, जो इससे पहले वाले लेक्चर्स में अपन ने कवर किया है। तो नस्ट इक्वेशन जिसको पता है वो इस टॉपिक को बिल्कुल आसानी से समझ लेगा, बस रीअरेंज करना है और कुछ नहीं है। नस्ट इक्वेशंस को बस रीअरेंज करो। तो नस्ट हमें समीकरण का पता होना चाहिए, नहीं पता है तो इससे पहले वाला लेक्चर आप देख सकते हैं। और डायरेक्टली कोई यहाँ से भी देखना चाहे तो आपको नस्ट इक्वेशंस को मान लेना है कि हाँ ये नस्ट इक्वेशंस होती है, फिर उसके बाद में चलेंगे। तो देखो, कोई भी आपका साम्य स्थिरांक कैलकुलेट करना है अपन को सेल के लिए, तो मैं फिर भी एक आपको बता देता हूँ रिएक्शन से। जैसे ए है, स्मॉल ए, ये अपन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया मान लेते हैं और इसमें साम्य स्थापित हो जाएगा। और इसके लिए पहले तो मैं केसी कैलकुलेट करना आपको बताऊंगा जर्नल, फिर उसको अपन इक्वेशंस में रखेंगे। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और इसमें ये मान लो कि साम्य स्थापित हो चुका है आपका, तो इसके लिए साम्य स्थिरांक लिखना है। साम्य स्थिरांक ये रिएक्शन ही मान के चलो सेल पे, तो फिर बाद में अप्लाई करेंगे। इसके लिए साम्य स्थिरांक केसी लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए अभिक्रिया भागफल क्यूसी, रिएक्शन क्यूसेंट और केसी जो साम्य स्थिरांक होता है, सेम तरीके से ज्ञात किया जाता है। उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। जो रिएक्शंस में आपका उत्पाद दे रखा है उसकी सांद्रता लिख दो और अभिकारक की सांद्रता लिख दो। फिर आपको कुछ विद्यार्थियों को डाउट हो सकता है कि सर क्यूसी और केसी सेम कैलकुलेट करते हैं तो अलग कैसे हैं। तो जब रिएक्शंस में साम्य स्थापित हो जाता है ना, उस पॉइंट पे आप क्यूसी कैलकुलेट करोगे तो वो केसी के समान होता है। ये मान के चलो कि साम्य अवस्था पर क्यूसी और केसी समान हो जाते हैं। तो इस रिएक्शंस के लिए देखो केसी अपन को लिखना है, तो पहले उत्पाद है सी, और जो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक लगे हुए हैं, ये जो भी संख्या वगैरह होगी उसको पावर में लेके जाना है आपको। सी की सांद्रता सी और डी की सांद्रता डी।
और यहाँ पे ए की सांद्रता आपकी क्या हो जाएगी ए, और बी की सांद्रता बी। तो ये अपन ने लिख दिया है Kc। अब देखो जो नस्ट इक्वेशंस है या नस्ट इक्वेशंस है आपकी, नस्ट समीकरण है, इसको आप उच्चारण करने में नस्ट भी बोल सकते हो या नैनसर्ट रिएक्शन, नैनसर्ट समीकरण भी बोल सकते हो, एन थोड़ा सा साइलेंट रख सकते हो आप। तो नस्ट समीकरण है आपका, वो अपन ने इससे पहले ड्राइव कर लिया है। क्या था वो आपका? ई सेल, सेल का विद्युत वाहक बल बराबर होता है मानक अवस्था में, नोट लगा है ना, मानक अवस्था में सेल का विद्युत वाहक बल माइनस 2.303 RT। R क्या है यहाँ पे? गैस स्थिरांक, T क्या है? टेम्परेचर, और NF, N है जो भी रिएक्शंस होगी उसमें विनिमय इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और F क्या है आपका? फराडे, और लोग बेस 10 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे QC। देखो मैंने वहाँ पे आपको नस्ट इक्वेशंस के 3 से 4 फॉर्मेट बताए थे, तो मैं यहाँ पे लोग बेस 10 वाला फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ। ये हो चुका है। अब बात करते हैं ये पॉइंट। देखो इस इक्वेशंस को अगर आप लिखना चाहो 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर बात करें, इसमें अपन टेम्परेचर भी रख लेंगे 298, फेराडे है उसका मान भी रखेंगे 96500, और R है आपका गैस स्थिरांक। इन सब की वैल्यूज रखने पे, ये भी लिख देता हूं मैं, RF का मान रखने पर, ये सब पढ़ लिया है मान रखने पर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कवर कर रहा हूं कि आप जो डायरेक्ट इस वीडियो को भी देख रहा है तो वो समझ जाएगा। तो इसी इक्वेशंस को अपन अपडेट करके ऐसे लिख सकते थे, सेल स्थिरांक की ये था E नोट सेल माइनस, ये सारी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो कितना आता है 0.0591, और यहाँ पे आपका N, और ये हो जाएगा आपका log QC। तो ये दो फॉर्मेट हैं आपके इसके नस्ट इक्वेशंस के। बस इन दो फॉर्मेट को ही आपको क्या करना है, आगे काम में लेना है। तो ये बातें आपको पता थी। तो देखो साम्य अवस्था पर अपन लिख सकते हैं, साम्य अवस्था पर अब दो बातें आप जान चुके हो। साम्य अवस्था पर क्या क्या है वो दो बातें? एक तो आपका QC है, QC जो अभिक्रिया भागफल है वो KC के बराबर हो जाता है, और सेकंड जो आपका सेल विभव है, आपका विद्युत वाहक बल है, वो कितना हो जाता है? 0, 0 हो जाता है। देखो ये बात आपको जाननी है। अब आगे अपन को KC निकालना है, तो KC निकालने के लिए आप इन दोनों इक्वेशंस को काम ले सकते हो। बस टेम्परेचर आपका 298 हो तो डायरेक्ट आप ये इक्वेशंस ले सकते हो, और ज़्यादातर जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें टेम्परेचर 298 मानक स्थिति ही देख के रखेगा। तो मैं यहाँ पे देखो दोनों ही मानक स्थिति से सोल्व करते हैं, फिर इसको भी अपन देख लेंगे। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन अपन यूज कर रहे हैं, मानक स्थिति पे 298 केल्विन ताप पे बात कर रहे हैं। तो देखो इस पॉइंट पे QC रिप्लेस हो जाएगा KC से, और यहाँ पे E नोट, ये E सेल है, इसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो ये, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, E सेल बराबर ये हो जाएगा आपका E नोट सेल, सेल का विद्युत वाहक बल मानक अवस्था में है, और 0.0591, और यहाँ पे N जो विनिमय इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, और लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? KC। और सेकेंड अपना क्या है? सेल, ये वाला मान भी क्या है? 0 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा? E नोट सेल माइनस 0.0591, और यहाँ पे N log KC, log KC हो चुका है। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट को, इस पूरी वाली टर्म को मैं उठा के इधर लेके आ जाता हूँ, तो माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा। तो ऐसा लिख दूँ मैं इसको, E नोट सेल आपका मानक अवस्था में सेल का विद्युत वाहक बल 0.0591 अपॉन N log KC। ये वाली पूरी टर्म को उठा के मैं इधर लेके आया हूं, तो ये माइनस था प्लस में हो गया। अब निकालना अपन को KC है, सेल का साम्य स्थिरांक। तो KC निकालना है, तो देखो log KC को मैं इधर रख लेता हूं, ये वाली वैल्यू किधर जाएगी? ये बटा में जाएगी इसके, और ये N किधर जाएगा? गुणा में। तो ऐसा हो सकता है log KC। बस आप ध्यान रखो यहाँ पे क्या क्या चेंजमेंट हो रहा है, बस इसको रीअरेंज कर रहे हैं अपन। ये N ऊपर चला गया था, तो N यहाँ पे हो गया डिवाइड, कितना हो जाएगा? 0.0591। तो ये आपका एक क्या बन गया है? फॉर्मूला, किसके लिए? KC कैलकुलेट करने का। तो ये फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना है। और आगे इस लोग को भी आप उधर भेजना चाहो तो इसको ही आप ऐसा लिख सकते हो। देखो KC हो जाएगा आपका, ये लोग गुणा में था तो बटा में चला जाएगा, 1 अपॉन लोग लिख सकते हो इसको, और बाकी एज इट इज आपकी टर्म है वो लिख सकते हो E सेल गुणा में N अपॉन क्या है आपका? 0.0591। तो ये इक्वेशंस भी आप यूज
ले सकते हो। और इसी की जगह अगर सामान्य 298 केल्विन ताप ना दे रखा हो, कोई अन्य टेम्परेचर हो, तो भाई इस इक्वेशंस को फिर आपको यूज करना है, ये इक्वेशंस यूज नहीं करोगे। तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, देखो सिंपल सा ये वैल्यूज रहेंगी। अब यहां से आपको क्या करना था, ये वाली वैल्यू 0 हो गई, ये इधर आ गया, पूरी टर्म ये है और log Kc हो जाएगा आपका। तो ये बटा में चला जाएगा, कौन सा वाला, देखो लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो log Kc क्या हो जाएगा इसके रेफरेंस में। देखो ये वैल्यू 0 हो चुकी है, इसको तो अपन हटा देते हैं, ये वैल्यू आपकी इधर आ चुकी है, थोड़े टाइम के लिए समझ लो आप, ई नोट सेल, ये पूरा टर्म था। अब अपन को निकालना था log Qc, Qc की जगह Kc हो चुका था अपना, वो वहाँ पे Kc है, तो इसको निकालना था, तो log Kc है, ये पूरी टर्म बटा में चली जाएगी और ये आपका कहाँ गुणा में रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा लिख सकते हो ई नोट सेल गुणा, देखो ये क्या है N और F, क्या हो जाएगा N F, और अपोन क्या रहेगा आपका, ये रहेगा, कितना रहेगा 2.0, ये है 2.303 RT। तो इससे भी आप निकाल सकते हो ये फॉर्मूला, ये आपका 298 केल्विन ताप पर है, तो यही आपको काम में लेना है। वापस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे चल के इसके क्वेश्चंस, एक छोटा सा क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, और चांस होते हैं कि डेनियल सेल के बारे में पूछ ले, तो डेनियल सेल के लिए क्वेश्चन ही मान सकते हो आप, और मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख देता हूँ हेडिंग के रूप में ही, डेनियल सेल का साम्य स्थिरांक। डेनियल सेल के लिए साम्य स्थिरांक, इसका मान कैलकुलेट करवा ले आपसे। और डेनियल सेल के लिए देखो रिएक्शंस भी आपको पता है, सेल का विद्युत वाहक बल मानक अवस्था में दे या ना दे, सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पर मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे ई नोट सेल, डेनियल सेल के लिए कितना आता था, अपन ने याद किया था 1.1 वोल्ट, और रिएक्शंस भी आप लिख सकते थे, क्या थी, जिंक था Cu+2 एक्वस, और ये आपका Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके किस में जा रहा है, जिंक किस में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Zn+2 में, और Cu+2 था 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में जा रहा था, कॉपर सॉलिड में। तो देखो इसमें कहीं ना कहीं इसकी हाफ रिएक्शंस लिखोगे ना आप, ऑक्सीकरण और अपचयन बार बार लिख चुका हूँ, तो जिंक Zn+2 में जा रहा है, तो यहाँ से ये यहाँ जा रहा है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, और ये Cu+2 से इसमें जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। बस ये समझाना है कि डेनियल सेल के लिए जो N है, विनिमय इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, कितनी हो जाएगी 2, N बराबर क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। ध्यान रखना भाई, ये भूल मत जाना, N क्या है, जो आपकी सेल अभिक्रिया है ना, सेल अभिक्रिया में विनिमय लिख सकते हो आप, या उससे ना समझ में आए तो त्यागे या फिर ग्रहण, त्यागे या ग्रहण, विनिमय किए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। बाकी टेम्परेचर है, एफ आपका फैराडे स्थिरांक है, तो ये वैल्यूज हैं। अब इतना हो चुका है आपका, तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको क्या कैलकुलेट करना है, Kc कैलकुलेट करना है। तो मैं इधर थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये फॉर्मेट था, सॉल्यूशंस आपका ये हो जाएगा, ये अपन ने पढ़ लिया है, क्या है log Kc। अब देखो log Kc है, ई सेल विभव का मान कितना दे रखा है 1.1 वोल्ट, इतना दे रखा है, गुणा में विनिमय इलेक्ट्रॉन्स कितने आ चुके हैं आपके 2, और ये आपका 0.0591। ये मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर भी दे रखा है, कितना है 298 केल्विन पे, ये हो चुका है। इसको आप सोल्व करोगे तो कहीं ना कहीं 11 को तो 2.2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.0591। अब इसमें आप भाग दोगे तो करीबन आपकी वैल्यू आती है 37.28। अब ये मान आपका आ चुका है। अब मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, Kc निकालना है, लोग को इधर भेजना पड़ेगा। बाकी एंटी लॉग वाला कॉन्सेप्ट है, मैथ के स्टूडेंट्स थोड़ा सा समझ चुके होंगे, बायो वाले हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। ये आपका ये मान लो कि 37.28 है, ये एंटी लॉग हो चुका है। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो आप, देखो एंटी लॉग क्या होता है, लॉग का विपरीत, ऐसा भी लिखा हो ना तो ये एंटी लॉग ही है, या फिर लॉग इनवर्स भी लिख दे आपका, वो ये भी एंटी लॉग ही है। तो देखो बटा में हो गया यहाँ पे। तो एंटी लॉग क्या क्या होते हैं, देखो एंटी लॉग 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका पॉजिटिव एंटी लॉग,
तभी अपन इसको एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें लोग जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत होती है उसको देख लेंगे उस लेक्चर्स को, तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। तो अभी आपको मैं एक सोल्व करने का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सिंपल ट्रिक मान सकते हो या फिर एक आसान सा कॉन्सेप्ट, मैथ वाले अपने हिसाब से कर सकते हैं सोल्व। पॉजिटिव एंटी लॉग हो और नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब है कि एंटी लॉग के साथ ये वैल्यू पॉजिटिव में दे रखी है, इसको अपन लिख सकते हो एंटी लॉग, और कितना है 37.28, तो पॉजिटिव में ही है, तो पॉजिटिव एंटी लॉग है आपका, ये मान लो। इसको मैं सोल्व करना बता रहा हूँ अब आपको एक ट्रिक के माध्यम से। पॉजिटिव एंटी लॉग है और कितना दे रखा है आपका 37.28, तो जो पॉइंट से पहले है, देखो ट्रिक है, पॉइंट से पहले जो भी नंबर है इसको किस में लिख दो 10 की पावर में, 10 की पावर में लिख दो, मतलब ये लिखा गया आपका 10 की पावर 37, 10 की पावर में लिखना है, इसका मतलब ही ये है कि इसको लिख दो 10 की पावर 37। और जो पॉइंट के बाद में है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखो आप, एग्जैक्ट लॉग वैल्यू। अब देखो दिक्कत आ रही होगी, लॉग वैल्यू भी आपको नहीं पता होगी, तो इधर मैं कुछ यहाँ पे काम आ रहा है उसी को लिखता हूँ, नहीं लेक्चर्स आपका कुछ अलग ही वे में चला जाएगा। एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे अपन, उसमें लॉग को पढ़ेंगे। ऐसे लॉग ये आपका मान लो कि लॉग, यहाँ पे लॉग 2 का मान है, लॉग 10 है, और यहाँ पे लॉग 1 का मान है। ये कुछ वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ। log 1 का मान कितना होता है 0, और 2 का होता है 0.30, और आगे भी लिखना चाहो तो 10 है, और log 10 का मान क्या होता है 1। इतना सा आपको अभी के लिए पता होना चाहिए। तो एग्जैक्ट वैल्यू देखो, log की एग्जैक्ट वैल्यू 0.28, करीबन 3 के आसपास ही है, इसके आसपास ही है, तो एग्जैक्ट log की वैल्यू क्या होगी 2। बस दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, ऐसा लिख देता हूं मैं इधर। इसको सोल्व करके बस क्या लिखना है, जो ये एग्जैक्ट वैल्यू है इसको लिखो, गुणा लगाओ 10 की पावर 37, तो ये आपका इसको सोल्व करने पे आ गया है। तो केस ही आपका कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो 2 गुणा में 10 की पावर 37। अब वैसे भी आपको याद कर लेना है, ये किसके लिए, डैनियल सेल के लिए। बाकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसमें अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि उसमें लॉग के बहुत से रूल्स काम में आएंगे, तो उसको अपन एक अलग वीडियो में लॉग की वैल्यू समझ लेंगे। बाकी आपका कुछ भी दे रखा हो ऐसा 1 से लेके 10 तक लॉग की वैल्यू अगर आपको पता है, तो पॉजिटिव एंटी लॉग के बारे में आप ये कॉन्सेप्ट लगा के सोल्व कर सकते हो। जो पॉइंट से पहले हो उसको 10 की पावर में लिख दो, बाद का एग्जैक्ट वैल्यू देखो उसको रखो। तो केमिस्ट्री में तो आपको दिक्कत आने वाली नहीं है इस टॉपिक से। तो ये अपना लेक्चर्स था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।